पुस्तक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, लेसन नंबर 7। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। पहला भाग इसका पूरा हो चुका है। अब इस लेसन का दूसरा भाग आज पूरा करते हैं। आइए। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हैमस्टर्स की तरह धातु के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेज़ी से घूमते हैं, पहिए भी तेज़ी से घूमते हैं, परंतु आने वाले कल में भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे। नौकरी। जेरी मैक्वायर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत ज़ोरदार संवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ। परंतु एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सच्ची थी। यह उस दृश्य में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग मौन और स्तब्ध हैं। केवल एक औरत बोलती है, मैं आना चाहती हूँ, परंतु मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा वाक्य है। इस तरह का वक्तव्य है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा योग्यताएं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, रोज़मर्रा की यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल बिगफील्ड द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत ख़राब है। पहली बात तो यह कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात से चिंता होनी चाहिए और बाकी बचे 50% में से भी 75 से 80% लोगों को नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस करपेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिसकी विशेषतया बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं तैयार करने में थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का मतलब क्या होता है, मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पेल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज़्यादा खतरनाक नए 401 टी प्लान में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ज़्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है। और यह तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 प्रति वर्ष से $1,25,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ़ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88,000 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे यह फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वृद्ध हैं। अगर मरीज वृद्ध हैं तो वे अक्सर मेडिकल केयर को अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज इलाज में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा रहे हैं या उनकी भविष्य दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही जाती है और वे
अपने आप से कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते? जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज़ की सलाह देता हूँ। मैं यह सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें। केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय जो महत्वपूर्ण हालांकि महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव देता हूं कि वे एक और काम करने लगें जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन में झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान है। जब मैं यह सुझाव देता हूं तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है के जवाब में मैं पूछता हूं, तो आप ज़िंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आय में से 50% आप सरकार को दे दें? दूसरे वक्तव्य, मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है के जवाब में मैं कहता हूं, मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूं, परंतु मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज़्यादा फिट हो सकूं और ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालाकी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दोराहे पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है, जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहाँ जाने का फैसला लेना है। एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूँ, परंतु एक बार मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ तो मुझे इसमें मज़ा आने लगता है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति इच्छुक हों और इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हों, तो ये सुनिश्चित कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा के लिए ही बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी ओर जिंदगी भर यह कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। वे सफल हुए, हालांकि यूनियन काफ़ी करीब आ गई थी, परंतु अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फ़ायदे दिखते हैं और उनकी ज़रूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज़ उड़ाने के करियर में चला गया होता तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे उस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई उड़ान का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जो हर साल $1,50,000 कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन उद्योग में जिन दक्षताओं की ज़रूरत होती है और जिसके लिए पायलटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूल सिस्टम में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आज डॉक्टरों के लिए भी यही सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कई मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठनों जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशन
एसोसिएशन के पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। तो नियम यह है, उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ, आप में से कितने मैकडोनाल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना देते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, अगर आप में से ज़्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनाल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडोनाल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज़्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वह काफ़ी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोंकना चाहता था। ये एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब केवल यही था कि विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वह सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडोनाल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें उनके गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच्च शिक्षित और निपुण प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए अभियान छेड़ रहे थे। हम में इस बात पर काफ़ी बहस हुई, परंतु मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की ज़रूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, उतने ही ज़्यादा आप जाल में फंसते जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद विकास करें। कई कॉरपोरेशंस यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वे यह भी समझ जाते हैं कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट्स में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है। चूँकि लोग
ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे तो क्यों ना कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की ज़रूरत होती है उनमें से नंबर 1 कैश फ्लो का मैनेजमेंट, दूसरा सिस्टम का मैनेजमेंट यानी आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, तीसरा लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक टेप खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज़्यादा मेहनत की वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल की वे उतने ही ज़्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। ये तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल्स एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसीलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गए थे। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञताओं का समन्वय कहा जाता है। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ दक्षताओं के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज़्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे जाने का या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूँगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं, परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें, चाहे वे कुछ भी न कमाएं, परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी ज़रूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामलों में देने और लेने में बहुधा कमी देखी जाती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं न ही अच्छे शिक्षक हैं। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला।
पैसे देने के मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाजसेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसीलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा मैं उसे दान में दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया, इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यह यकीन करते थे, लो और फिर दो। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है, जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है, जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकियानूसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। मित्रों, आज यह 7वां लेसन सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें, यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।